हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है ऑन फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज, और हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। आज हम उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एसेंशियल्स देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला फीचर्स है रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज मीन, मीडियन और मोड, जो भी एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, सो दैट उसकी मीनिंग और डिस्क्रिप्शन को लेके किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपली इसका मतलब होता है कि जब हम एवरेज का कैलकुलेशन करें तो एवरेज का कैलकुलेशन हमेशा एक अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करके करें, सो दैट जितने भी डिफरेंट पीपल एवरेज को कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर सीरीज से, उनका सेम फिगर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए और सेम एवरेज आना चाहिए। क्लियर? तो रिजिडली डिफाइंड का मतलब ही यही है कि इसका सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। क्लियर? कि हमारे पास किसी भी सीरीज का अगर एवरेज गिवन है तो उसका सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, एंड उसको हमेशा एक विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन उसको कैलकुलेट करे, सेम सीरीज को यूज करके एवरेज कैलकुलेट करे, उसका सेम आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो, सिंपली स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, जैसे एवरेजेस का कैलकुलेशन भी एक तरह का क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्यों बनाए गए हैं? सो दैट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को या कॉम्प्लेक्स सीरीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको खत्म कर सकें और उससे कुछ ना कुछ डेरिवेशन कर सकें। क्लियर? तो जो भी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे सीरीज का, वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही सिंपली हम एवरेज देखते ही सीरीज के बारे में एक पूरा एनालिसिस कर सकें। क्लियर? अदरवाइज एवरेज के कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो एवरेज का कैलकुलेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, दैट इज सिंपली हम पूरी की पूरी सीरीज के बारे में एक ओवरऑल आइडिया बना सकें। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एवरेज। क्लियर? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, कि ऐसा बने कि वो बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट, इजी टू कैलकुलेट। अब देखो, इजी टू कैलकुलेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सीरीज से जब आप एवरेज निकाल रहे हो तो उसमें इतना मैथमेटिकल प्रोसेस हो कि आप उसको कैलकुलेट ही ना कर पाओ, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ना वो सिर्फ ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए बल्कि ईजी टू कैलकुलेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा। अब देखो, जो भी सीरीज आप ले रहे हो उसका हर एक आइटम, हर एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। मतलब अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन स्किप किया या कोई भी ऑब्जर्वेशन हम छोड़ दें तो उससे हमारा मीन ऑल्टर होना चाहिए। क्लियर? तो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को आपको यूज करके ही एवरेजेस का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ द सैम्पलिंग। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है उससे आपके एवरेज में कम से कम अफेक्ट हो। जैसे इफ इन केस मान लो हम कॉलेज स्टूडेंट्स का 10 ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं और हर एक ग्रुप का एवरेज निकाल रहे हैं, तो नो डाउट एवरेज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, चलेगा, क्योंकि अलग अलग हमने ग्रुप सेलेक्ट किए हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे ग्रुप्स किससे रिलेटेड है? कॉलेज स्टूडेंट से, सेम यूनिवर्स से लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब आप डिफरेंट डेटाज कलेक्ट करते हो, डिफरेंट सैम्पल्स कलेक्ट करते हो, तो नो डाउट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, बट उन डिफरेंट वैल्यू से जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम है तब हम मानते हैं कि इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स इन दिस केस। तो हम ये मानते हैं कि पूरी तरीके से ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक पर्टिकुलर कॉलेज ग्रुप का, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। क्लियर? तो अफेक्ट होगा, नो डाउट सैम्पलिंग चेंज से अफेक्ट होगा हमारा एवरेज, बट लीस्ट अफेक्ट होना चाहिए, दैट इज कम से कम उसमें फ्लक्चुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इजी टू इंटरप्रेट। मतलब जो भी हमारे पास एवरेज आ रहा है उसकी हेल्प से हम जो पूरे सीरीज का इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, पूरी सीरीज का एक मीनिंग निकालने वाले हैं, वो बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर पाएँ, वो बहुत ही ईजिली हम समझ पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एवरेज। नेक्स्ट,
सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का भी मतलब यही चीज़ है कि वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कम अफेक्टेड हो, कि सिंपली अगर हम सेम यूनिवर्स से सेम काइंड ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो नो डाउट अलग अलग सैंपल से अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बट ओवरऑल जो उनका एवरेज होगा वो लीस्ट अफेक्टेड होगा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। नेक्स्ट, नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब देखो, अगर हम लोग किसी भी सीरीज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो किसी पर्टिकुलर टर्म से, एक पर्टिकुलर आइटम से या पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बेसिकली गुड एवरेज के लिए ये एसेंशियल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक पर्टिकुलर आइटम या ऑब्जर्वेशन से पूरी की पूरी सीरीज अनड्यूली अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एंड व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यूज? एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब एक या एक से ज़्यादा, 1 और 2, आइदर वेरी स्मॉल, चाहे तो बहुत छोटी वैल्यू हो, या वेरी लार्ज या बहुत बड़ी वैल्यू हो, एंड इसके बेसिस पे हमारे एवरेज को अगर कोई अनड्यूली अफेक्ट हो रहा है तो उस केस में आप जो एवरेज कैलकुलेट करोगे ना, वो इंटायर ग्रुप को किसी भी हाल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जैसे इसका पहले एक एग्जाम्पल लो, लेट्स से मेरे पास 3 वैल्यू है 6, 8, 10। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो नो डाउट एवरेज क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। अब इफ इन केस मान लो इस पूरी सीरीज में हमने क्या किया, 6, 8, 10 तो था ही साथ हमने 200 भी एक वैल्यू ले ली, जो कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग एक बहुत लार्ज वैल्यू है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 56। पहले एवरेज कितना था? 8, और अब एवरेज कितना है? 56। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू, दैट इज वेरी लार्ज वैल्यू ऐड करने से हुआ क्या? आपका एवरेज 8 से बढ़कर के 56 हो गया। तो क्या इस 56 की हेल्प से आप इस पूरी सीरीज का इंटरप्रिटेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बट 8 अगर मान लो आपका एवरेज था तो आप बहुत ही ईजिली अपनी सीरीज बना सकते थे 6, 8, 10, दैट इज आप उस पूरी सीरीज का एक इंटरप्रिटेशन कर सकते थे। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये भी है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि अगर हमारी पूरी सीरीज में एक बहुत छोटी या एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसकी हेल्प से हमारे एवरेज को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर वो अफेक्ट हो रहा है तो आपने ये जो एवरेज निकाला है 56, क्या आप इससे पूरी की पूरी सीरीज का एक इंटरप्रिटेशन या क्रक्स कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो गुड एवरेज में क्या होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब देखो, यहाँ पे फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी पूरी मीनिंग पे हमने डिस्कशन किया था। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी न्यू क्लास अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट हर एक एंट्रेंस लेवल पे बहुत यूजफुल होता है। हम यूजीसी नेट की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें और ईपीएफओ की बात करें, हर एक लेवल पे स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सारी क्लासेस आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, और साथ ही साथ हम ऑलमोस्ट एवरी डे 10 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टैटिस्टिक्स के डिस्कशन के लिए ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको जो भी नोट्स, पीडीएफ्स एंड एमसीक्यूज हैं उनकी अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।